हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, फिर वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डिटेल पीडीएफ और डिटेल क्विज इसकी प्राप्त कीजिए। इसके अलावा हमारे पेड बैच भी आते हैं, तो आप पेड सब्सक्रिप्शन लेकर के पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या फिर कर रहे हो आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 2 की, इस दोनों कोर्स को आप ले सकते हो। बहुत ही शानदार कोर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, इनको भी आप ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, कहीं आप भूल न जाओ इसे। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 ये मुंबई में आयोजित हुआ। और अभी दोस्तों अमेरिका की बिलेट एक कंपनी है, इसने भारत के तेलंगाना राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगाने की घोषणा करी हुई है। इसके अलावा नाटो ने अभी लॉक्ड सील नामक साइबर रक्षा अभ्यास किया है एस्टोनिया में। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। और दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं नरेश कुमार। इनके अलावा दोस्तों हाल ही में छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से विवेक लाल जी को सम्मानित किया गया। नेक्सिस सीएससी ने अभी हाल ही में त्रिपुरा के साथ समझौता करके अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी हुई है। और इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया बबीता सिंह को। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों धार्मिक स्थलों पर नए माइक लगाने और धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। आज हम लोग जानेंगे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। क्लियर। अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछे हुए थे, जिसका आंसर आपको करना था। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर, ठीक है ना। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शीर्ष पर हैं जो रूट। 5 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। भारत के 2 खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप लोग कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की। देखिए स्पैमर्स आ गए हैं, स्पैमर्स स्पैम करते रहते हैं कि माँ की उम्र बढ़ेगी, पिता की उम्र बढ़ेगी, पता नहीं क्या क्या। इनके कमेंट नहीं दिखना चाहिए। आप लोग इतने कमेंट करो कि इनके कमेंट छिप जाएं, ठीक है ना, क्योंकि इधर से तो डिलीट किया जाता रहता है, लेकिन ये लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं। तो आप लोग ऐसा किया करो कि आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट किया ही करो, साथ ही साथ इनके भी कमेंट्स को रिपोर्ट किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है पंचायती राज दिवस। तो ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है पंचायती राज व्यवस्था को सेलिब्रेट करने के लिए। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था भारतीय संविधान में, बहुत बड़ा संशोधन था। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 1992 में पारित किया गया था, हालांकि लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। चूंकि ये 24 अप्रैल को लागू हुआ, इस वजह से 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए। ये दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई या कहीं शुरुआत हुई 2010 से। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने घोषणा करी हुई थी। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, तो आप बताएंगे नागौर जिले में। नागौर जिला कहाँ पर है? नागौर जिला राजस्थान में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1959 में लागू हुआ था। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था से चीजें आपको याद रखनी है। 73वां संविधान संशोधन ये बहुत पूछा जाता है, 73वां और 74वां दोनों। इसी से रिलेटेड दोस्तों 2 अनुसूचियां भी हैं, उनको भी आप याद रखेंगे, 11वीं और 12वीं अनुसूची, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल RS-28 सरमट का परीक्षण किया? तो अभी हाल में सरमट का परीक्षण किया है दोस्तों रसिया ने। रसिया के अनुसार ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है, वो भी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत ज़्यादा मात्रा में वारहेड भी ले जा सकती है, पेलोड ले जा सकती है और पूरी दुनिया को कवर अप कर सकती है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का क्या मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को कवर कर सकती हो, यानी अंतर महाद्वीपीय, ठीक है ना। यानी इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो सरमेट RS-28 ये है इसका नाम रसिया के द्वारा।
हालांकि नाटो इसे सैटर्न 2 कहता है। क्या कहता है? सैटर्न 2। देखिए सरमत जो है ना, इसका पहला संस्करण 1962 में ही रसिया ने इसका परीक्षण कर लिया था। इसी का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हुआ करता है। जैसे भारत में आप देखते हो अग्नि मिसाइल का अलग अलग संस्करण लॉन्च हुआ करता है, परीक्षण हुआ करता है। ऐसे ही रसिया ने अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया हुआ है। रसिया के बारे में अगर बात करेंगे तो रसिया आप देख पाओगे यहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है ये, और इससे यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है। 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पर दाद देनी होगी यूक्रेन की। 60 दिनों से ज़्यादा संभाला हुआ है युद्ध को। मॉस्को यहाँ की राजधानी है दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। रूबल करेंसी है, बिल्कुल डूब रही है ये। ड्यूमा यहाँ की संसद है, ठीक है। मिखाइल वी मिशुस्तिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य ने सबसे पहले एल रूट सर्वर प्राप्त किया? तो भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों राजस्थान, जिसने एल रूट सर्वर प्राप्त किया है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर प्राप्त करने वाला ये बन गया है पहला राज्य। कहाँ पर? भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा एल रूट सर्वर राजस्थान की। ये इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। क्लियर है? इससे क्या करेगा? ये राज्य सरकार को अपनी जो भी प्रमुख डिजिटल सर्विसेज होंगी उसको प्रोवाइड करने में और ई गवर्नेंस को लागू करने में हेल्प किया करेगा। राजस्थान, तो याद रखिएगा राजस्थान आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर यानी पिंक सिटी यहाँ की है, पिंक सिटी यहाँ की है कैपिटल, ठीक है ना। इसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी से अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। कलराज मिश्रा जी यहाँ के हैं गवर्नर और मुख्य न्यायाधीश हैं अखिल कुरैशी। पुष्कर झील यहाँ पर है, राजसमंद, और इसके अलावा जयसमंद भी है, पिछोला, फतेह सागर, ठीक है, सांभर झील, ये सभी झीलें हैं यहाँ पर। सांभर झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है। सबसे समझो कि अगर लवणता के मामले में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा खारा पानी सांभर झील का है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो आप उड़ीसा की चिल्का झील बताएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, ये सभी यहाँ के लोक नृत्य हैं। और नेशनल पार्क में बात करेंगे तो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देवघाना पक्षी विहार, ये सभी है कहाँ पर? राजस्थान में। अपना बॉर्डर ये गुजरात से शेयर किया करता है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से शेयर किया करता है। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है एम वेंकैया नायडू जी ने। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू जी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का किया है उद्घाटन। दूसरा संस्करण दोस्तों ये कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित हो रहा है। पहला वाला हुआ था भुवनेश्वर में, दूसरा संस्करण ये है। इसमें 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से लगभग 3880 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जैसे होता है, ये एक्चुअली में खेलो इंडिया यूथ गेम जो होता था ना, उसी की तर्ज पर यह भी आयोजित होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अलावा ऐसे ही खेलो इंडिया हॉकी गेम भी अब शुरू हुआ है। पहला संस्करण दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और खेलो इंडिया के और अलग अलग तरह के संस्करण आयोजित होंगे। आइस हॉकी गेम भी शुरू हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम बेसिकली दोस्तों एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें युवाओं को प्रमोट किया जाता है। युवाओं को एक प्रकार से समझ लो कि टेस्ट लिया जाता है अलग अलग राज्यों से, जिससे उनकी प्रतिभा को बढ़ाए जाने में मदद मिल सके। और इसमें जो मेडल जीतते हैं उनको 5-5 लाख रुपए 8 सालों तक मिलते हैं, तो वो ओलंपिक के लिए तैयार हो सके, इसलिए यह आयोजित कराया जाता है टूर्नामेंट। तो इसका पहला संस्करण तो दोस्तों हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा हुआ पुणे में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में, चौथा होना था हरियाणा में, लेकिन वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ड्यू टू कोविड-19। फिर पांचवा मध्य प्रदेश में लगा है, होगा तो आपको बताया जाएगा। क्लियर? अगला, आदित्य बिरला कैपिटल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आदित्य बिरला कैपिटल, इसकी नई सीईओ बनी है विशाखा मुले। यहाँ पर जो आपको इमेज में दिख रही है, ये अब नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगी दोस्तों बिरला ग्रुप कैपिटल की, आदित्य बिरला कैपिटल की। ये अभी तक सीईओ इंचार्ज के रूप में कॉर्पोरेट बैंकिंग, व्यापार, बाजार, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, ये सभी संभाल रहे थे। अब अजय श्रीनिवासन जी की जगह पर ये सीईओ बन जाएंगी। आदित्य बिरला ग्रुप की अगर बात करें कि इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। अगला है,
हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए यानी टैक्स कलेक्शन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी धनलक्ष्मी बैंक ने दोस्तों सीबीडीटी और सीबीआईसी इन दोनों के साथ समझौता किया हुआ है कर संग्रह के लिए यानी टैक्स कलेक्शन के लिए। धनलक्ष्मी बैंक दोस्तों बहुत पुरानी बैंक है और काफ़ी अच्छी बैंक है, बड़ी बैंक है। हालांकि अभी 2015 से कुछ मुसीबतों में जूझ रही थी। ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक जो है ये सीबीडीटी और सीबीआईसी के साथ समझौता किया हुआ है जिससे टैक्स को अच्छे से कलेक्ट कर सके। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं उनके कलेक्शन के लिए। ये बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की। ऐसे ही सीबीआईसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं और सीमा शुल्क आते हैं इन सभी के कलेक्शन के लिए ये बोर्ड काम करता है। ये दोनों ही भारत सरकार की बॉडी है। ओके, तो धनलक्ष्मी बैंक इनके साथ साझेदारी किया हुआ है। अभी धनलक्ष्मी बैंक दोस्तों एक बार चर्चे में आया था जब आरबीआई ने एजेंसी बैंक के रूप में इसे लिस्ट कर दिया था 2021 में अक्टूबर में। इसके अलावा आरबीआई के महाप्रबंधक DK कश्यप इनको 2020 में 2 साल के लिए धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल में शामिल कर लिया गया था। जब दोस्तों कोई बैंक प्रॉब्लम फेस कर रही होती है या फिर किसी बैंक में कोई धोखाधड़ी हो रही होती है तब फिर आरबीआई के द्वारा उसके निदेशक मंडल में यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने व्यक्ति अपने बंदे लगा दिए जाते हैं जिससे आरबीआई उस पर नज़र रख सके। ठीक है ना, या फिर अगर वो बैंक डूब रही है तो उसके ग्राहकों को नुकसान ना हो, आम पब्लिक को नुकसान ना हो, ये क्योंकि हाई एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो ये उनको सुझाव दे सके। ठीक है, तो इसीलिए DK कश्यप जी को नियुक्त किया गया था 2 वर्षों के लिए। धनलक्ष्मी बैंक के बारे में बात करेंगे। 1927 से स्थापना हुई थी। त्रिशूर केरल में इसका हेडक्वार्टर है और JK सिवान इसके करंट टाइम पर हैं दोस्तों CEO और MD। अगला देखते हैं, भारत श्रीलंका को कितने अतिरिक्त $1 मिलियन की ईंधन सहायता देगा? तो भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है लगातार अपने स्तर पर दोस्तों और काफ़ी बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है। श्रीलंका में आप देख रहे हो फूड इमरजेंसी भी लग चुकी थी, उसके बाद सरकार भी वहाँ पर गिरने के कगार पे थी, बिल्कुल जनता रोड पर आ गई थी, महंगाई लगातार आसमान छू रही है। तो वहाँ पर ऐसे में भारत $500 मिलियन की अतिरिक्त ईंधन सहायता देगा। ईंधन सहायता बोले तो $500 का ईंधन देगा। ठीक है ना, तो यानी क्योंकि वहाँ की करेंसी तो बिल्कुल डूब चुकी है तो अब डॉलर ही करेंसी बची हुई है, इंटरनेशनल मुद्रा, अमेरिकी मुद्रा। तो 500 अमेरिकी मुद्रा के रूप में इसे ईंधन देगा भारत। ठीक है, ईंधन के रूप के लिए मदद कर रहा है। ये दूसरा ऐसा मदद है। इससे पहले $500 मिलियन का गैसोलीन क्रेडिट ऑलरेडी भारत दे चुका है। देखिए, ये तो केवल अभी बात हो रही है कि ईंधन के लिए मदद। भारत खाद्य सामग्रियां भी सप्लाई किया है, भारत और भी चीज़ें लगातार धन भी लोन दिया है। ठीक है ना, कई चीज़ें भारत कई तरीकों से मदद कर रहा है। तो अभी तक देखिए 4 लाख टन पेट्रोलियम की आपूर्ति भी कर चुका है भारत। तो भारत तो लगातार हेल्प कर रहा है अपने पड़ोसी देश की। अब देखना है कि श्रीलंका इस पर कैसे डील करता है आगे। अगला, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के दोस्तों नए उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। अब हर बार यही आएंगे हर जगह। ठीक है, चर्चे में राजीव कुमार जी की जगह पर आए हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, तो अब इनकी जगह पर अब डॉक्टर सुमन के बेरी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो नीति आयोग आप जानते हो एक वैधानिक संस्था है या कहें कि वैधानिक बॉडी है। वैधानिक क्या होता है? वैधानिक वो होता है जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम ना उसे स्थापित करके बाद में स्थापित किया गया हो जरूरत पड़ने पर। तो जब कोई संविधान जब लागू हुआ था, जब कोई बॉडी स्थापित की गई थी, तब दोस्तों उससे कहेंगे संवैधानिक। लेकिन अगर उसके बाद में जरूरत पड़ी और जरूरत के अनुसार कोई बॉडी अगर विकसित की गई, स्थापित की गई सरकार के द्वारा, तब उसे कहेंगे वैधानिक। तो ये एक वैधानिक संस्था है नीति आयोग। ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। योजना आयोग का नाम वैसे बदल करके ही नीति आयोग किया गया था, लेकिन एक अलग से बॉडी बनाई गई। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, पहले और वर्तमान अध्यक्ष हैं। बाय डिफॉल्ट जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। ऐसे ही योजना आयोग में भी हुआ करता था। अमिताभ कांत इसके CEO हैं। ओके, अच्छा, ये जो डॉक्टर सुमन के बेरी बने हैं ना, ये तीसरे नंबर के बने हैं उपाध्यक्ष। पहले नंबर के कौन थे? अरविंद पनगड़िया, दूसरे नंबर के राजीव कुमार और तीसरे नंबर के डॉक्टर सुमन के बेरी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, चीजें याद रखना है। अगला, हाल ही में विम्बलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंधित कर दिया है?
तो विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट तो आप सुनते ही होंगे। विंबलडन ओपन ने दोस्तों 2022 का जो संस्करण होने वाला है उसमें रसिया को और बेलारूस को बैन कर दिया है, यानी रसिया के खिलाड़ी और बेलारूस के खिलाड़ी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा घाटा किसे हुआ? डेनियल मेदवेदेव को, बहुत ही स्टार खिलाड़ी हैं रसिया के। तो रसिया और बेलारूस के खिलाड़ी अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में। विंबलडन ओपन दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, इसको याद रखिएगा। दुनिया में सबसे पहले यही वाला ग्रैंड स्लैम शुरू हुआ। 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल का पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है दोस्तों फ्रेंच ओपन, और फिर होता है विंबलडन ओपन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो देखिए ये तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है और हरी घास के मैदान पर खेला जाता है, यानी ग्रीन ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है ना, विंबलडन ओपन जो होता है। और ऐसे ही अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर यानी रबड़ के मैदान पर या प्लास्टिक के मैदान पर खेला जाता है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए अब आगे देख लेते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको ग्रैंड स्लैम से बता चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और जान लो, विजेता कौन कौन है। तो देखिए अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था इसमें पुरुष एकल तो जीता दोस्तों राफेल नडाल ने, और महिला एकल जीता एश्ले बार्टी ने। एश्ले बार्टी ने जीतते ही संन्यास की घोषणा कर दी है। अभी 1 महीने पहले की न्यूज़ है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। बाकी के 3 ग्रैंड स्लैम अभी हुए नहीं हैं, जब होते जाएंगे आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किससे समझौता किया है? तो नेक्सो ने दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो बेस्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। इसके लिए इसने मास्टर कार्ड के साथ किया हुआ है समझौता, यानी नेक्सो और मास्टर कार्ड। देखिए ये सिंबल जो है ये मास्टर कार्ड का सिंबल है, अगर आप पहचानते हो तो मास्टर कार्ड और नेक्सो ये दोनों मिलकर के एक ऐसा पेमेंट कार्ड लॉन्च किए हैं जो क्रिप्टो बेस्ड होगा, यानी क्रिप्टो करेंसी को भी ये सपोर्ट कर रहा होगा। ये अभी लंदन में स्थित एक कंपनी है, क्रिप्टो करेंसी एक लोन कंपनी है नेक्सो, तो उसके द्वारा शुरू किया गया है। इंडिया में तो फिलहाल अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन दुनिया का पहला क्रिप्टो बेस्ड या कहे क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड हो गया है। ये प्रति माह 20,000 यूरो तक के लिए एक लिमिट भी देगा कि इसके लिए कोई एफएक्स शुल्क नहीं लगेगा, कोई ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद करने पर पेमेंट शुल्क भी लेगा, ये टैक्स भी वसूलेगा। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आप लोग कमेंट करके एक कमेंट में जरूर बताइए कि ये करंट अफेयर कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज आपको बताना है नाटो की स्थापना कब हुई और स्थापना होते टाइम पर कितने देश इसमें शामिल थे उस टाइम पर। अगला है अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। एनटीपीसी सीबीटी 2 का बैच आया है, इस पर अभी 20% का डिस्काउंट है, इसको आप ले सकते हैं एमजेटी ऐप से जाकर के। एमजेटी ऐप पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, जैसे फ्री क्विजेज, स्टडी मटेरियल, फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप इन सब का भी फायदा उठा सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।